Hello students, so I am back again with the second part of the lecture session for the chapter Work and Energy. And today I will be discussing about forms of energy. एनर्जी के जो अलग अलग रूप होते हैं उसके बारे में, कितने तरह की एनर्जी होती है. So the first topic is mechanical energy. Mechanical energy is related with machines. बिल्कुल मैकेनिक आप समझते हो ना, मैकेनिक किसे कहते हैं हम लोग? वो जो मशीनों का काम करते हैं, मशीनों की रिपेयरिंग करते हैं. तो अगर हम इसे मैकेनिकल एनर्जी को मैकेनिक के साथ में रिलेट करें तो कहीं से भी गलत नहीं है. ओके, सो इफ यू लेट ए स्टोन ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑन एन अर्थन पॉट, व्हाट इज लाइकली टू हैपन? द पॉट इज लाइकली टू ब्रेक. तो आप सपोज करो बच्चों कि अगर एक पत्थर एक ऊंचाई से एक मिट्टी के बर्तन पर गिरता है तो क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे वो मिट्टी का बर्तन टूट जाएगा. द पॉट इज लाइकली टू ब्रेक. सिमिलरली व्हेन वी रेज ए हैमर टू द हाइट ऑफ आवर सोल्जर एंड हिट इट ऑन ए प्लास्टिक शीट, द शीट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेज. तो उसी तरह से अगर हम अपने कंधे की ऊंचाई तक हैमर को, हथौड़े को उठाते हैं और प्लास्टिक की शीट पर दे मारते हैं तो क्या होगा? प्लास्टिक की शीट टूट जाएगी. So here the stone and the hammer can be regarded as possessing energy due to their raised height. तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जो पत्थर की बात की, हथौड़े की बात की, इन दोनों के बारे में कह सकते हैं ना कि इसमें एनर्जी है. पत्थर में भी एनर्जी है और हथौड़े में भी एनर्जी है. बोथ ऑफ देम पॉजेज एनर्जी. और ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हम उसे एक ऊंचाई तक उठा करके फिर वापस मारते हैं. हथौड़े को एक ऊंचाई तक उठा करके मारते हैं और पत्थर काफी ऊंचाई पर है तो वो जब ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा विद द पुल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इट विल हैव एनर्जी. तो इसके पास में एनर्जी होगी. सो दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. ऐसी एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. वी थिंक ऑफ दिस एज द एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर पोजीशन और कंडीशन. तो ये बात इसमें बहुत ही ध्यान देने वाली है कि पोटेंशियल एनर्जी की बात जब भी होगी तो ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो ऑब्जेक्ट्स में होती है. और क्यों होती है? क्योंकि उसकी एक खास पोजीशन होती है, एक खास कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है. ठीक है. सो वी कैन इजीली रियलाइज दैट मूविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो पॉजेज एनर्जी. तो ऐसे में तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि जो भी चीजें घूम रही हैं उसमें एनर्जी है. जैसे घूमता हुआ पहिया हो, घूमता हुआ साइकिल का पहिया हो, घूमती हुई बॉल हो. फॉर एग्जाम्पल ए फास्ट मूविंग बॉल कैन ब्रेक द ग्लास पेन ऑफ ए विंडो और ए ग्लास मार्बल शॉट फ्रॉम ए कैटापुल्ट कैन हर्ट ए पर्सन. अब ये एग्जाम्पल कैसे डिस्कस करें हम लोग? आप लोग क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट की बॉल से पड़ोसियों के घर के कांच टूट सकते हैं ना. वैसे ही फुटबॉल से भी पड़ोसियों के घर के कांच टूट सकते हैं. और चाहो तो अगर आपके ग्रुप में कोई बदमाश बच्चा हो या किसी को गुलेल चलाना आता हो तो वो भी अपनी गुलेल से एक छोटा सा पत्थर लेकर के खिड़की के कांच तोड़ सकता है. हालांकि मैं ऐसा चाहता नहीं कि कोई बच्चा ऐसा करे. वी आर जस्ट डिस्क्राइबिंग द एग्जाम्पल फॉर पोटेंशियल एनर्जी. और ये एनर्जी किस चीज में होती है? ऑब्जेक्ट्स में होती है, किसी खास पोजीशन की वजह से. और यहाँ पर हम लोग जो खास पोजीशन या कंडीशन की बात कर रहे हैं वो ये है कि बॉल हो, गुलेल की पत्थर हो, हथौड़ा हो, इन सब में जो ये एनर्जी है वो क्यों है? क्योंकि या तो हम इसे एक ऊंचाई से रख करके फेंक रहे हैं या इसको हम लोगों ने जोर से हिट किया हुआ है जिसकी वजह से इसमें एनर्जी है. A moving ball hitting another ball at rest can cause the latter to move. Flowing water can move a log of wood from one place to another. So this form of energy possessed by an object due to its motion is known as the kinetic energy of the object. तो बच्चों क्या होता है कि अगर आप सपोज करो कि किसी कमरे में दो चार गेंदें रखी हुई हैं, या फिर आप बिलियर्ड्स की टेबल की बात कर लो, स्नूकर की टेबल की बात कर लो, कैरम बोर्ड की बात कर लो, तो वहां पर क्या होता है कि अगर हम एक गोटी को हिट करते हैं तो वो गोटी दूसरी गोटी से टकरा करके उसे भी डिस्प्लेस कर देती है, उसकी जगह चेंज कर देती है. ऐसा ही कुछ बिलियर्ड्स की टेबल पर भी होगा. जब हम एक बॉल को स्ट्राइक करते हैं तो वो बॉल
बोर्ड से टकरा करके या सीधे सीधे किसी दूसरे बॉल से टकरा करके उसको मोशन में ला सकती है। और ऐसा रियल लाइफ में और कहाँ कहाँ होता है, जैसे अगर कहीं पर पानी बह रहा है और उसमें एक लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा टुकड़ा गिरा हुआ है, तो वो भी उससे बहते हुए कहीं और जा सकता है। तो और अगर उसको रास्ते में कुछ और भी लकड़ी के टुकड़े मिलेंगे तो एक लकड़ी का लट्ठा दूसरे लकड़ी के लट्ठे को ठोकर मार सकता है। आप ऐसे भी कह लो ना कि लोगों की भीड़ में क्या होता है कि अगर एक बंदा आगे का गिर जाए तो उसके पीछे पीछे बाकी सारे बंदे भी गिर जाएं, एक दूसरे को धक्का दे तो दूसरा तीसरे को धक्का देता है, तीसरा चौथे को धक्का देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसमें इस तरह की एनर्जी होगी, दैट विल बी नोन एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। If an object possesses either potential energy or kinetic energy or both, we can say that the object is mechanical energy। तो यहाँ पर ये बात आती है कि ये मैकेनिकल एनर्जी क्या है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी खास पोजीशन में रहने की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी है या वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इसकी वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी है, तो इन दोनों को हम कंप्राइज करेंगे एक शब्द के साथ में, दैट विल बी मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी किसी भी चीज़ में हो सकती है अगर वो चीज़ किसी खास स्थिति में रखी है या फिर वो मोशन में है। ओके, नाउ और नेक्स्ट टॉपिक की जी हीट एनर्जी। तो कभी सोचा है कि हीट भी एनर्जी हो सकती है? वही हम लोग देखेंगे अभी। सो लेट अस बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर कवर्ड विथ ए लाइट लिड एंड ऑब्जर्व दैट व्हाट हैपेंस टू द लिड। तो ये चीज़ तो हम चाहें तो एक चाय की केतली को गर्म करके देख सकते हैं, और आप चाहो तो अपने किचन में अगर प्रेशर कुकर पर कुछ पकाया जा रहा हो तब भी आप देख सकते हो। दोनों ही चीज़ों में क्या होता है कि अगर प्रेशर कुकर में अंदर भाप वेपर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो वेपर प्रेशर वो सीटी वाले हिस्से को उसको ऊपर की ओर धकेल देता है, उस वाल्व को ऊपर की ओर धकेल देता है और वहाँ से वेपर बाहर निकलने लगता है। और ऐसा ही कुछ इस केटली में भी होगा कि जब अंदर में वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो वो वेपर बाहर निकलने की कोशिश करेगा और उस केस में वो कई बार उस ढक्कन को धक्का देगा, तो ढक्कन के ऊपर नीचे होने की स्थिति आप देख सकते हो। सो द लीड इज सीन टू मूव अप एंड डाउन। द स्टीम फॉर्म ड्यू टू द हीट मेक्स द लीड मूव अप एंड डाउन। तो ये क्या होता है कि ये जो भाप बन रही है और उसके अंदर वो जो गर्मी है, और गर्मी से ही तो भाप बनी है। अगर हम इस केतली को पानी रख कर के गर्म कर रहे हैं तो ये जो हीट है वही तो वेपर जनरेट कर रहा है, और इसी वेपर के निकलने की कोशिश में उसका ढक्कन ऊपर और नीचे हो रहा है। तो ये एनर्जी इसमें कहाँ से आई? ये एनर्जी आई इसमें पानी को गर्म करने से। सो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी यूज टू मूव ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हीट भी एक एनर्जी है जिसके जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। हीट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। द सन्स हीट वार्म्स आवर अर्थ एंड दिस एनेबल्स it to support a vast variety of life. The heat given out by burning of fuels is used to power the engines that run our cars, aircrafts and rockets. तो इस पूरी दुनिया में हमारी इस पृथ्वी पर हीट जो है वो एनर्जी का मोस्ट कॉमन फॉर्म है और वो वाइडली सारी जगहों पर अवेलेबल है। यही तो हीट एनर्जी है जिसकी वजह से हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, हवाई जहाज चलते हैं, रॉकेट चलते हैं। हाँ, ये जो थर्मल पावर होता है वहाँ भी हम लोग हीट एनर्जी का ही तो इस्तेमाल करते हैं। जब हम कोयला जला करके हम वेपर प्रेशर बनाते हैं और उस वेपर प्रेशर से टरबाइन घूमता है, टरबाइन के घूमने से बिजली होती है ना। सो नाउ इट इज वी हैव व्हीकल्स लाइक साइकिल्स, कार्स, बसेस, ट्रेन्स एंड एयरक्राफ्ट that can move from one place to another using the heat energy received from the sun. अब हम लोग एनर्जी के एक दूसरे फॉर्म की बात करते हैं, that is chemical energy. Chemical energy, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। So when we strike a matchstick against a specific portion of matchbox, what happens? A spark is produced which gives out heat and light. In other words, the material used on the matchstick produces energy when it strikes against the matchbox.
तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है माचिस की तीली जलाने का। कि अगर आप माचिस की तीली को निकाल करके मैच बॉक्स के उसके साइड वाल पर आप उसे रगड़ते हो तो क्या होता है कि स्पार्क जनरेट होता है और जिसकी वजह से गर्मी होती है, रोशनी होती है। और इसे हम साइंस की भाषा में कहें, केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो क्या होता है कि मैच स्टिक से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और ये क्यों हो रही है? जब हम लोग मैच स्टिक को मैच बॉक्स पर स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसमें केमिकल कॉम्बिनेशन है जो जल उठता है इस फ्रिक्शन से। सो दिस एनर्जी इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। वुड, कोल, डीजल हैव केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन देम। चूँकि लकड़ी में, कोयले में, डीजल में, पेट्रोल में, इन सब में वो सब्सटेंस मौजूद है विच इज़ इन्फ्लेमेबल, जिसको हम जला सकते हैं। तो इसी वजह से इसमें केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है। सो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन ए बैटरी इज ऑफन यूज टू लाइट अप ए टॉर्च। तो ये तो टॉर्च तो बहुत ही कॉमन डिवाइस है, मेरे घर में ख्याल से सारे लोग इसको इस्तेमाल करते होंगे, करते हैं ना। तो ये टॉर्च जलता कैसे है? उसे एनर्जी मिलती है बैटरी से। और बैटरी में कैसी एनर्जी होती है? बैटरी में केमिकल एनर्जी होती है ना। Now we will talk about another form of energy that is commonly available all around the world and it is the main source of our energy. So what is this? This is sun. This is light energy. सूरज हमारी पृथ्वी पर सारी ऊर्जाओं का सबसे बड़ा सोर्स है, सबसे बड़ा स्रोत है। और ये कैसी एनर्जी है? क्या ये एनर्जी कभी खत्म हो जाएगी? ये तो तभी खत्म होगी जब सूरज खत्म हो जाएगा। और सूरज को अभी जिंदा रहना है, सूरज की लाइफ में अभी अरबों खरबों साल हैं, तब तक के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। सो सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। इट इज सनलाइट दैट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स ड्यूरिंग द डे। लाइट एनर्जी ऑफ द सन इज यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड। ट्यूब लाइट्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, लेजर्स एंड एलईडीज आर सम ऑफ द मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट। तो बच्चों, सूरज की वजह से ये जो लाइट हमारी धरती पर सब जगह है, जिसकी वजह से ये दिन होता है, ये जो सूरज की रोशनी है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, यही तो लाइट एनर्जी है। और ये हमारे सूरज जो है इस लाइट एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। और ये जो लाइट एनर्जी सूरज से मिलती है, इसका पौधे भी इस्तेमाल करते हैं, इसका नेचर भी इस्तेमाल करती है। कैसे? अगर ये समुद्र की किरणों, समुद्र की सतह पर, नदी में, तालाब में, समुद्र के पानी पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वहाँ पर पानी गर्म होकर के वेपोराइजेशन होता है। उसके बाद वहाँ से वाटर का लाइफ साइकिल शुरू होता है ना। उसी तरीके से जब सूरज की रोशनी होती है तो ये जो पृथ्वी पर हरे भरे पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? दे आर ऑटोट्रॉफ्स। वे अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड हाउ डू दे डू इट? वो करते कैसे हैं इसे? जो भी हरे भरे पौधे होते हैं वो कैसे करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और उसके जरिए वो लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं। और इस तरीके से हम लोग और कई सारे जानवर भी तो फूल पौधों और वृक्षों पर डिपेंडेंट हैं। तो कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर जो लाइफ है, जीवन है, वो पूरी तरह से सूरज की लाइट एनर्जी पर ही डिपेंडेंट है। वैसे आजकल के साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के दौर में हम लोगों ने कई सारी चीज़ें बनाई हैं जिसको हम कह सकते हैं कि मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट एंड दीज आर ट्यूब लाइट्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, लेजर्स एंड एलईडीज। तो ये जो हैं क्या है? ये मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। ये मनुष्य के द्वारा यूज़ किए हुए टेक्नोलॉजी से जो बिजली पैदा होती है उससे ये सारी चीज़ें जलती हैं। ट्यूब लाइट, बल्ब, ये सारी चीज़ें, है ना। अब हम लोग एक और एनर्जी की बात करेंगे जिसके बारे में आपने सोचा ही भी नहीं होगा, या शायद बहुत कम बच्चों को पता हो या किसी को ना पता हो कि इसे भी एनर्जी कहते हैं क्या। तो 2 मिनट को सोचिए, तब तक मैं सोलर सेल के बारे में एक बात बताता हूँ। सोलर सेल्स चेंज लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर आजकल क्या हो रहा है? आजकल पूरी दुनिया में हम लोग पेट्रोल डीजल बचाने की बात कर रहे हैं, कोयले बचाने की बात कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स को बचाने की बात कर रहे हैं। एंड वी आर लुकिंग फॉर द अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी। हम और भी एनर्जी के सोर्सेज को ढूंढ रहे हैं जो बहुत बड़ा भंडार हो या शायद खत्म ना होने वाला भंडार हो। और ऐसा ही एक भंडार है सोलर एनर्जी, सूरज की किरणें।
आपने सुना होगा कि आजकल लोग घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाते हैं, सोलर पैनल से चलने वाली कार, सोलर बैटरी से चलने वाली 4 व्हीलर्स, है ना। और कई सारे मोबाइल, कंप्यूटर, बहुत सारी चीज़ें, ये भी चार्ज होने के इक्विपमेंट्स बनाए गए हैं। सड़कों पर, ट्रैफिक्स पर आपने लाइट देखा होगा सोलर पैनल से चलने वाला। मैंने तो सुना है कि एक हवाई जहाज़ भी बनाया है और उस हवाई जहाज़ ने दुनिया का आधा चक्कर लगाने में कामयाबी हासिल कर ली है। और उसे पावर कहाँ से मिलता है? सोलर पैनल से, सूरज की रोशनी से। So they are often used in electronic devices such as the calculators. Their main use in space where they are used to power the satellites. और बच्चों ये सोचो कि ये जो अंतरिक्ष में हम लोगों ने सैटेलाइट्स एस्टेब्लिश किए हैं, जो इस पृथ्वी का सारा चक्कर लगाते हैं, उनके अंदर कौन सी बैटरी लगी है? उनके अंदर कौन सा कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, जनरेटर है? या हम उन्हें किसी तरीके से पृथ्वी से बिजली उन्हें भेज पाते हैं क्या? नहीं, वो भी सोलर पैनल से चलता है, वो भी सूरज की रोशनी से चलता है। तो है ना कमाल की बात। तो अब हम लोग उस टॉपिक पर आते हैं जिसके बारे में मैंने कहा था कि जिसके बारे में शायद ही कोई बच्चा अंदाज़ा लगा पाए कि ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और ये है, ये क्या है? ये वही चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ, दैट इज़ साउंड। मेरा बोलना, आपका बोलना, ये जो आवाज़ आती है ना, इट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये क्या है, कैसे है, वो आगे चर्चा करते हैं। सो साउंड इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। ये पैदा कब होती है साउंड एनर्जी? जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। बिल्कुल। आप इसे कैसे देख सकते हैं? इस वाइब्रेशन को कैसे ऑब्जर्व करोगे या मानोगे? गिटार के तार को वाइब्रेट करते हैं तो आवाज़ निकलती है ना। तबले पर अगर हम हाथ मारते हैं तो आवाज़ निकलती है ना। ढोलक पर मारते हैं, ड्रम पर ड्रम स्टिक्स से मारते हैं तो क्या होता है? इन सारी जगहों पर वाइब्रेशन होता है। सो ए साउंड प्रोड्यूसेज ए प्लीजिंग इफेक्ट ओनली व्हेन इट इज नॉट टू लाउड एंड इज म्यूजिकल इन नेचर। लेकिन ये जो भी आवाज़ पैदा होती है, ये हमारे कानों के लिए सूदिंग तब होगा, हमें सुनने में अच्छा तब लगेगा जब इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ये बहुत लाउड नहीं होगी, और इसका जो नेचर होगा, एक पैटर्न जो होगा वो थोड़ा सा म्यूजिकल होगा, तो ये आवाज़ हमें अच्छी लगेगी। ए लाउड एंड नॉइजी साउंड प्रोड्यूसेज ए जैरिंग एंड डिस्टर्बिंग इफेक्ट ऑन अस। और एक तेज़ आवाज़, एक शोरगुल वाली आवाज़, उससे क्या हो सकता है? हमें, हमारे मन को नुकसान पहुंच सकता है, हमारे मस्तिष्क को, मन को दिक्कत पैदा कर सकता है। अच्छा बच्चों, जैसे अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल देने की बात करूं मैं आपसे, तो आप क्या कहोगे? कैसे बताओगे कि यहाँ पर साउंड एनर्जी है? बता करके देखो, जरा सा सोच करके देखो। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग जो मोबाइल्स के साथ में माइक्रोफोन यूज़ करते हैं, कंप्यूटर के साथ में माइक्रोफोन यूज़ करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में जो माइक्रोफोन यूज़ करते हैं, वो माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इसके साथ में दूसरे हिस्से पर जो स्पीकर लगा होता है, वो क्या करता है? वो इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बाकी इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। मैंने एक छोटा सा हिंट दिया है आपको। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी के एक और फॉर्म की, जिसके बिना आजकल के समय में मॉडर्न मैन तो रह ही नहीं सकता। जैसे मैं भी अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत है। कैसे? मैंने लाइट जलाया हुआ है, पंखा चलाया हुआ है, मेरे मोबाइल में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। तो इसके बिना आप जी सकते हो क्या? कंप्यूटर कैसे चलेगा, टीवी कैसे चलेगा, पंखा कैसे चलेगा, एसी कैसे चलेगा, है ना। सो इट इज़ नाउ डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू इमेजिन ए लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल ही असंभव बात है इस चीज़ की कल्पना करना कि आप बिजली के बिना कैसे रहोगे। हम लोग फिर वापस आदिम युग में तो नहीं जा सकते ना। सो इन आवर डे टू डे लाइफ, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू रन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक फैंस, LEDs, ट्यूब लाइट्स एंड मोटर्स। तो आजकल के समय में हम लोग बहुत सारे मशीन, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज चलाते हैं जो बिल्कुल ही बिजली से ही चलते हैं। ट्यूबलाइट हो, मोटर हो, पंखे हो, AC हो, है ना। कमरे में जो रोशनी आ रही है वो
वी यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड मोशन। अब एक और बात है कि हम लोग ज़्यादातर केसे में इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए? हीट पैदा करने के लिए, लाइट पैदा करने के लिए, साउंड पैदा करने के लिए और मोशन पैदा करने के लिए। मोशन का एग्जाम्पल क्या होगा? यहाँ पे पंखा हो गया ना, और लाइट का एग्जाम्पल क्या हो गया? एलईडी बल्ब और ट्यूब लाइट्स। और साउंड का एग्जाम्पल क्या कहें? स्पीकर्स है ना, टेलीविजन, रेडियो। सो फॉर एग्जाम्पल वी यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ए गीजर टू गेट हॉट वाटर, और गीजर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको पानी गर्म करने के लिए, इंडक्शंस भी कह सकते हैं आप। सो एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट्स अप व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। An electric bulb produces sound when electricity flows through it. The motion of the blades of the fan or the wheels of an electric train is also due to electric energy. तो ये सारी चीज़ें, जैसे पंखा है और बिजली की चलने वाली ट्रेन है, इसका पहिया कैसे घूमता है? बिजली से घूमता है ना। बिजली की घंटी कैसे काम करती है? वो आवाज़ कैसे जनरेट करती है? बिजली की वजह से। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, क्या पढ़ा आज के चैप्टर में कि द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिगार्डेड एज ए मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर आप खेल रहे होते हैं और कभी कभी आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, देन व्हाट विल यू डू? आप क्या करते हो? आप एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक पीते हो, या आप ग्लूकोज पीते हो, बिस्किट खाते हो, केले खाते हो, है ना। सो दिस इज द वे यू रिचार्ज योर सेल्फ। एनर्जी इज अवेलेबल टू अस इन नेचर in a number of different forms. We can convert one form of energy into another, but we can neither create nor destroy energy. We call this as the principle of conservation of energy. तो एनर्जी इस पृथ्वी पर, इस प्रकृति में, ब्रह्मांड में सब जगह पर मौजूद है और बहुत सारे अलग अलग रूपों में मौजूद है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी को साउंड एनर्जी में, ऐसा कुछ कर सकते हैं। साउंड एनर्जी को वापस मैकेनिकल एनर्जी में। हालांकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बाकी सारे अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना बहुत आसान है और इसका एग्जाम्पल दे पाना भी बहुत आसान है। और इसमें एक और बात ये है कि इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि इस प्रकृति में, इस नेचर में हम लोग एनर्जी पैदा नहीं कर सकते, वी जस्ट कन्वर्ट इट। हम इसे कन्वर्ट करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में ले जाते हैं। तो जैसे आत्मा के बारे में बोलते हैं ना कि आत्मा न मरती है न जिंदा होती है, ये तो बस रूप बदलती है अलग अलग शरीर के हिसाब से, अलग अलग शरीर में जन्म लेकर के। तो वैसे ही बात है और इस नियम को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसके जरिए ऊर्जा खत्म नहीं होती, एनर्जी खत्म नहीं होती। वी कैनॉट क्रिएट इट, वी कैनॉट डिस्ट्रॉय इट, वी जस्ट कन्वर्ट इट फॉर आवर बेनिफिट। बच्चों यहाँ पर आखिर में एक छोटा सा टेबल है और ये एक अच्छा असाइनमेंट हो सकता है आपके लिए अगर आप इस पर ध्यान से करो तो। You have to draw a table on your book. आपको अपनी कॉपी में एक टेबल बनाना है जिसमें 6 कॉलम्स रखने होंगे and the name of the columns will be mechanical energy, heat energy, chemical energy, light energy, sound energy and electrical energy. And after making this table you have to write down the examples of these energy. आपको मैकेनिकल एनर्जी के एग्जाम्पल लिखने हैं, हीट एनर्जी के एग्जाम्पल लिखने हैं, साउंड एनर्जी के एग्जाम्पल लिखने हैं जो आपकी आसपास की ज़िंदगी में दिखाई देते हैं, है ना। तो इसे आप करना जरूर, थोड़ा सा आप सोचोगे तो सीखोगे अच्छे से। नाउ आई एम कमिंग टू द एंड ऑफ द सेक्शन एंड नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द स्पेशल कीवर्ड्स यूज्ड इन दिस चैप्टर। नेम ऑफ द चैप्टर वाज वर्क एंड एनर्जी। तो इसके जो स्पेशल वर्ड्स हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट। सो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। एक चीज़ को हमने एक जगह से घिसका दिया, फोर्स लगा करके, एनर्जी लगा करके, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क। काइनेटिक एनर्जी
एनर्जी पॉजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, एक घूमती हुई चीज के द्वारा जो एनर्जी पैदा होगी दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। एंड व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट आइदर ड्यू टू इट्स पोजिशन दैट इज पोटेंशियल और ड्यू टू इट्स मोशन दैट इज काइनेटिक। इन दोनों वजह में से अगर वो एनर्जी पैदा होती है तो उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। एंड व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और कंडीशन। कोई चीज़ हाइट पर रखी हो तो, या किसी चीज़ में ताकत लगा करके हमने फेंका हो तो। एंड व्हाट अबाउट वर्क? काम क्या कहलाएगा? एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग ए फोर्स एंड ए नेट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग आम जिंदगी में जो काम करने का मतलब समझते हैं, उस काम में, वर्क में, और फिजिक्स की दुनिया, साइंस की दुनिया में जो वर्क है, इसमें अंतर है। साइंस की दुनिया में वर्क का मतलब ये है कि हम लोगों ने किसी चीज़ पर फोर्स लगाया, एनर्जी लगाया, तो उस ऑब्जेक्ट, उस चीज़ की उसके पोजीशन में एक चेंज आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो एक जगह से खिसक करके दूसरी जगह जा रही है, तभी हम उसे वर्क कहेंगे। अदरवाइज साइंस में हम लोग वर्क इसे नहीं कहेंगे। अगर हम दीवार को धक्का दे करके गिरा नहीं पाए, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ठेल पाए, बॉल में मैंने ज़ोर से पैर मारा लेकिन बॉल हिली ही नहीं, तो इसे हम वर्क नहीं कहेंगे। तो बच्चों, इस तरीके से आज मैंने आपके वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का लेक्चर पार्ट 2 ख़त्म किया है। जल्दी ही हम लोग इसके फॉलोअप लेक्चर सेशन में मिलेंगे, जिसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगा, और आगे चल कर के हम लोग साइंस के और भी चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप मेरे चैनल का नाम याद रखो, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। न्यू एज कोचिंग। टेक केयर, बाय बाय।